स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सिलसिलेवार ढंग से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के बारे में जानकारी दी कि क्या उसका आवंटन रहेगा। आगे भी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, लेकिन आज खास तौर पे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के बारे में जानकारी दी गई कि उन्हें राहत पहुंचाने के लिए और खास तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। इस पूरे राहत पैकेज का जो मोटो है, जो उद्देश्य है, वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का है। इसके अलावा हम जानेंगे कि ट्रेनों के जरिए किस तरह से लोगों को पहुंचाया जा रहा है उनके गंतव्य तक, और इसके लिए आज 9 और भी विशेष ट्रेनों की शुरुआत दिल्ली से हो गई है। साथ ही आपको बताएंगे कि वंदे भारत मिशन का पहला चरण आज पूरा हो गया। आज भी स्वदेश लाया गया है भारतीयों को। राज्यों में क्या स्थिति है कोविड-19 की, और भारत को वैक्सीन और एंटीवायरस दवा को लेकर बड़ी कामयाबी मिली है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बुलेटिन को और सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबर पे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के बारे में जानकारी देने का सिलसिला शुरू कर दिया। सिलसिला इसलिए क्योंकि आगे भी इस पैकेज के बारे में जानकारी मिलती रहेगी कि आवंटन किस तरह से किया जा रहा है। आज वित्त मंत्री ने ये जानकारी दी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को सहायता पहुंचाने के लिए आवंटन कर दिया गया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ खास बातें बताई। कुटीर लघु उद्योग के लिए 6 ऐसे कदम हम उठाएंगे। 2 relate to the employees provident fund, 2 relate to the NBFCs, housing finance corporations, and the MFIs, microfinance institutions. 1 relates to DISCOMs, 1 relates to contractors, 1 relates to real estate, and 3 are tax measures that we have taken. Collateral free ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए वित्त मंत्रालय ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा बदल दी है। इन उद्योगों में निवेश की सीमा को बदल दिया गया है। आइए जानते हैं कि कल तक जो शायद मीडियम वाले के लिए आता था, वो आज आपके स्मॉल वाले के लिए भी उससे बेहतर ऑप्शंस आकर खड़ी हो गई। तो इससे हमारे कुटीर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग को बहुत बल मिलने वाला है। एक और बैंकों का हाथ पकड़ना, पैसा देना, दूसरी तरफ से डेफिनेशन चेंज करके उनके आकार और क्षमता को बढ़ाने का अवसर देना, ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम इस दिशा में लिया गया है। विदेशी कंपनियों की ताकत के आगे स्वदेशी कंपनियां पिछड़ न जाएं, इसके लिए भी सरकार ने अहम कदम उठाया है। सरकार ने 200 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए ग्लोबल टेंडर नहीं जारी करने का फैसला लिया है। कुछ और अहम कदम भी इस दिशा में उठाए गए हैं, आइए वो भी जानते हैं। जो बड़े कदम उठाए गए हैं, 3 लाख करोड़ के कोलेटरल फ्री और कोई नई गारंटी दिए बिना एक और से ऋण उपलब्ध करवाना, उसके अलावा जो बाकी कदम उठाए गए और उनकी परिभाषा बदलने का काम भी किया गया, तो ये कदम उससे एक और स्तर ऊपर है कि ये सब बदलने के बाद उनको कामकाज जब मिले तो कंपटीशन में कहीं ना कहीं अनफेयरनेस जो होती थी, उसमें हमारे लोकल उद्योग वो पीछे रह जाते थे। तो लोकल को बल, लोकल से ग्लोबल तक जाने की बात जो कल तक प्रधानमंत्री जी ने कही, उसी दिशा में एक ये कदम है। लोकल के लिए वोकल भी, लोकल को बल भी, लोकल से ग्लोबल भी। तो ये इसीलिए ग्लोबल टेंडर्स जो हैं, ये 200 करोड़ तक से कम वाले जो हैं, इसमें यानी कि 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे। इसमें हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं,
उस दिशा में कदम ये भी उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज देश के जीडीपी का 10% हिस्सा होगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया को कोरोना वायरस ने तहस नहस करके रख दिया है और जिस तरह से पूरी दुनिया में स्थितियां बदल रही हैं, उसके लिए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण बेहद जरूरी है। 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। कोरोना संकट की वजह से दुनिया भर में आई कारोबारी सुस्ती को लेकर जहां एक तरफ तमाम देश घबराए हुए हैं, तो वहीं भारत इस आपदा को अवसर के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहा है। मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है और देश को आत्मनिर्भर बनाना है। एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। जब कोरोना संकट शुरू हुआ, तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संकल्प शक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को हासिल करने की है और आज के दौर में देशवासियों के मन में इसके लिए चाहत भी है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की भव्य इमारत 5 स्तंभ पर खड़ी होगी। कोरोना संकट की वजह से उपजे आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है।
ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए हैं, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ाने और उसे पूरा करने के लिए आपूर्ति व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक शख्स का सशक्त होना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना संकट ने हमें स्थानीय विनिर्माण, स्थानीय बाजार और स्थानीय आपूर्ति व्यवस्था का महत्व समझाया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के चौथे चरण की बात भी की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। उन्होंने बताया कि राज्यों से केंद्र को जो सुझाव मिले हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन के चौथे चरण से जुड़ी जानकारी 18 मई से पहले दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान की काफी सराहना हो रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भरोसा जताया है कि इस आर्थिक पैकेज से कोविड-19 की वजह से खड़ी हुई आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में काफी मदद मिलेगी। वहीं कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी इसे उद्योग जगत की आकांक्षा पूरी करने वाला आर्थिक पैकेज बताया। दूसरी तरफ सभी उद्योग जगत के लोगों ने भी इसकी काफी सराहना की है। कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार की तरफ से दिए गए प्रोत्साहन पैकेज का उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वागत किया है। ट्विटर पर उपराष्ट्रपति ने लिखा कि इस विशेष राहत पैकेज से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सक्षमता और कुशलता बढ़ेगी, साथ ही देश आत्मनिर्भर बनेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित यह आर्थिक पैकेज भविष्य में भारत को किसी भी आपदा से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने कहा कि एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए साहसिक सुधारों की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी आधारित व्यवस्था, युवा, ऊर्जावान जनसंख्या और मांग में वृद्धि, इन 5 स्तंभों को सुदृढ़ कर स्वदेशी उद्यमों पर आधारित विकास को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इससे समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा और देश को आत्मनिर्भर बनाने का स्वप्न साकार होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जिस तरह कोरोना से लड़ा है, उसने पूरे विश्व को एक नई दिशा दी है। नए भारत ने इस चुनौतीपूर्ण समय में न सिर्फ अपने आप को मजबूती से संभाला, बल्कि पूरी दुनिया को मदद भी पहुंचाई, जिससे आज विश्व का भारत को देखने का नजरिया ही बदल गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के हर निर्णय में देश और देशवासियों का हित केंद्र में रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज इसी का परिचायक है। अमित शाह ने कहा कि इस आर्थिक मदद में देश के गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग के हित समाहित है और इससे हर वर्ग सशक्त होगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस पैकेज को देश का अब तक का सबसे बड़ा पैकेज बताया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस ऐतिहासिक पैकेज के जरिए प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के साथ ही ग्रामीण और कुटीर उद्योग की आवश्यकताएं पूरी की हैं। मैं देश की जनता की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से एमएसएमई, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के बारे में जिस बातों की हमारी अपेक्षा थी वो उन्होंने पूरी करके दी है। और एक आत्मनिर्भर हिंदुस्तान हो, और हमारे हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस है, इसके साथ साथ हमारे देश में रॉ मटेरियल अवेलेबल है और हम ग्लोबल इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बना सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का सपना है और इसलिए इस संकट को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानकर हम आत्मविश्वास के साथ पॉजिटिव खड़े रहे
और देश को आगे लेकर जाए, ये संदेश कृति से प्रधानमंत्री जी ने दिया है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आर्थिक पैकेज की घोषणा पर प्रतिक्रिया दी है। 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जो इतना बड़ा आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है, निश्चित रूप से इससे हमारी जो ठहरी हुई अर्थव्यवस्था है उसको गति मिलेगी, बल मिलेगा और देश का हर नागरिक, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, मध्यम वर्ग हो, उद्योगपति हो, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी चाहे क्यों नहीं, इस ओर देख रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं कि हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ का किसान खेती में जुटा है, मजदूर कारखाने में उद्योग के लिए लगा है, छोटा उद्योग, लघु उद्योग, ये लोग भी सब लगे हैं। तो इस आर्थिक पैकेज के माध्यम से भारत निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। उद्योग जगत ने भी प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज का स्वागत किया है। फिक्की की अध्यक्ष डॉक्टर संगीता रेड्डी ने कहा कि फिक्की आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने और इसके लिए सभी उपाय सुनिश्चित करने में सहायता करेगा। वहीं एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने देश के आर्थिक विकास में व्यापक योगदान के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। अन्य व्यापारी संगठनों ने भी इसे सरकार की ओर से उठाया एक मजबूत कदम बताया। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से कारोबारी गतिविधियां धीमी पड़ी हैं। ऐसे में 20 लाख करोड़ रुपए के इस विशेष आर्थिक पैकेज के जरिए आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के पूर्व उपसभापति और जेडीयू के नेता हरिवंश ने भी प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज के ऐलान की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि ये आर्थिक पैकेज 21वीं भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बेहद मददगार साबित होगा। एक नए भारत की कल्पना, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना और 21वीं सदी भारत की बने, उस भारत की बात उन्होंने आज इस 20 लाख करोड़ के पैकेज से देश के सामने रखी और उसके मूल सूत्र भी बताए कि कैसे हमें लोकल को, यानी जिस लोकल ने सब चीज़ों को हमें सपोर्ट किया इस संकट के दौरान, उस लोकल को ही हमें अपनाना है। और इसके लिए उन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण नारा दिया कि लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाना है, लोकल ब्रांड्स ही सारे हो और लोकल के लिए वोकल बनना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के आह्वान के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कैंटीनों और स्टोरों में सिर्फ स्वदेशी सामानों की ही बिक्री होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज ट्विटर पर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने और भारत में बने उत्पाद प्रयोग करने की अपील की है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत को विश्व का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। गृहमंत्री ने देशवासियों से अपील भी की है। उन्होंने कहा कि लोग देश में बने उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग में लाएं और अन्य लोगों को भी इसके प्रति प्रोत्साहित करें। अमित शाह ने कहा कि ये पीछे रहने का समय नहीं, बल्कि आपदा को अवसर में बदलने का समय है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय अगर भारत में बने उत्पादों का उपयोग करने का संकल्प ले ले तो 5 साल में देश का लोकतंत्र आत्मनिर्भर बन सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया फैसला 1 जून से लागू हो जाएगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीनों की कुल खरीद लगभग 2800 करोड़ रुपए के करीब है। इससे लगभग 10 लाख सीएपीएफ कर्मियों के 50 लाख परिजन स्वदेशी सामानों का उपयोग करेंगे। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव का पता लगाने के लिए जल्द ही समुदाय आधारित सर्वेक्षण किया जाएगा। ये परीक्षण देश में ही विकसित एलिजा टेस्ट किट के जरिए शरीर में एंटीबॉडी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए किया जाएगा। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की निदेशक प्रिया अब्राहम ने बताया कि इस स्वदेशी किट के जरिए तेजी से कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों का पता लगाने में मदद मिलेगी। IgG antibodies to the SARS coronavirus 2
The role of detecting antibodies in such a situation would be, it would help you with sero surveys, building up seroepidemiological information, and also it would give you a positivity in an individual would suggest this individual has been exposed to the virus. कोरोना वायरस की वैक्सीन और इलाज के लिए दवा की खोज में दुनिया भर के वैज्ञानिक और दवा कंपनियां दिन रात जुटे हुए हैं और कोशिशें जारी हैं। इस बीच अच्छी खबर यह है कि भारत में भी एंटीवायरस दवा के क्लिनिकल ट्रायल्स का तीसरा चरण जल्द ही शुरू होने वाला है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही एंटीवायरस दवा को खोज निकालने में भारत कामयाब हो जाएगा। भारतीय दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने एंटीवायरस दवा फेविपिराविर का भारत में क्लिनिकल ट्रायल्स का तीसरा चरण शुरू कर दिया है। इस एंटीवायरस दवा को कोरोना वायरस के इलाज के लिए काफी सक्षम माना जा रहा है। कंपनी के मुताबिक ग्लेनमार्क भारत की पहली फार्मा कंपनी है जिसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से कोविड-19 मरीजों पर फेविपिराविर दवा के ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है। ग्लेनमार्क ने 10 बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में इस दवा का ट्रायल शुरू कर दिया है, जहां से जुलाई से अगस्त के बीच परिणाम आने की उम्मीद है। ट्रायल्स हल्के और कम लक्षणों वाले 150 कोविड-19 मरीजों पर रैंडमली होंगे। अगर ये परीक्षण सफल रहा तो भारत में ये दवा फेबिफ्लू ब्रांड नेम से बिकेगी। इसके साथ ही भारत में कई अन्य फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां और संस्थाएं कोविड-19 की वैक्सीन और एंटीवायरस दवाओं के विकास पर काम कर रही हैं। इस क्रम में CSIR और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने दवा कंपनी सिप्ला के साथ करार किया है। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर देश में ही कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं देश में कोरोना वायरस की क्या स्थिति है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक देश में 74,281 कोविड-19 के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें करीब 47,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो कोरोना के 3,525 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 122 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक देश में 24,300 से ज्यादा कोविड-19 के मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं 2,415 लोगों की मौत कोरोना से भारत में अभी तक हो चुकी है। और आइए अब नजर डालते हैं दुनिया में कोरोना वायरस की स्थिति की। तो अभी तक पूरे विश्व में 42,62,000 लोग इस संक्रमण से प्रभावित हैं, तो वहीं 2,91,000 लोगों की पूरी दुनिया में कोविड-19 से मौत हो गई है। आइए देश के हिसाब से हम नजर डालें कि अलग अलग देशों में क्या स्थिति है कोविड-19 की, जो सबसे ज्यादा पीड़ित नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अमेरिका की। अमेरिका में सबसे अधिक 13,70,000 कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं और यहां पर 82,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रूस में भी तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़े और अब ये 2,32,000 के पार पहुंच चुका है और अभी तक 2,100 से ज्यादा लोगों की मौत रूस में हो चुकी है। बात करते हैं इटली की, तो यहाँ पर 2,21,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और करीब 31,000 लोगों की मौत हुई है। रुख करते हैं स्पेन का, जहां 2,28,000 से ज्यादा कोविड-19 के मामले सामने आ चुके हैं और करीब 27,000 लोगों की यहां पर मौत हुई है। फ्रांस की बात करते हैं, यहां पर 1,78,000 से ज्यादा मामले कोविड-19 के सामने आए हैं और 27,000 से ज्यादा लोगों की फ्रांस में मौत हो चुकी है। बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में 2,27,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और यहां पर 32,700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं कोविड-19 के मरीजों की, जिनकी मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के बीच शुरू हुई भारतीय रेल सेवा के दूसरे दिन 9 AC विशेष रेलगाड़ियां चल रही हैं। खास बात यह कि इनमें से 8 ट्रेनें नई दिल्ली से चलाई जा रही हैं। मंगलवार को शुरू हुई रेल सेवा में 8 रेलगाड़ियां चलाई गई थी और इनमें से 3 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चली थी। देश भर के मुसाफिरों को राहत देने के क्रम में दूसरे दिन रेलवे 9 विशेष ट्रेनें चला रहा है, जिसमें से 8 ट्रेन नई दिल्ली से चल रही हैं। नई दिल्ली से हावड़ा,
पटना स्थित राजेंद्र नगर टर्मिनल, जम्मू तवी, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई सेंट्रल, रांची, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद के लिए और एक ट्रेन भुवनेश्वर से नई दिल्ली के लिए चलाई जा रही हैं। इससे पहले मंगलवार को रेलवे ने 8 गाड़ियां चलाईं, जिसमें से 3 ट्रेनें नई दिल्ली से चलाई गई थी। नई दिल्ली बिलासपुर स्पेशल गाड़ी में 1072 यात्रियों ने यात्रा की, जबकि नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ रूट पर 1076 यात्रियों ने सफर किया। हर गाड़ी में 1100 से कम यात्री रहे। इस दौरान स्टेशन पर यात्रियों के लिए जारी की गई गाइडलाइंस का बाखूबी पालन किया गया। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। कोरोना संकट के इस दौर में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश लाने का सिलसिला लगातार जारी है। वंदे भारत मिशन के तहत आज भी विदेशों से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। कोविड-19 की वजह से फंसे हुए भारतीयों को वापस देश लाने के लिए जो ये अभियान भारत सरकार ने चलाया है, वो अभी तक का सबसे बड़ा अभियान है, जिसमें देश को कामयाबी मिल रही है। आपको बता दें कि इस अभियान का पहला चरण आज खत्म हो रहा है। महामारी का मुश्किल वक्त, वतन से हजारों किलोमीटर की दूरी, चिंता और डर का माहौल, लेकिन इस संकट की घड़ी में अपनों के लिए हमेशा तैयार भारत सरकार। विदेशों में बसे भारतवंशियों की आवाज आई तो सरकार ने पूरी मुस्तैदी से वंदे भारत मिशन की शुरुआत की। बुधवार को मिशन के पहले चरण का आखिरी दिन है। आखिरी दिन 12 विमानों के जरिए विदेशों में फंसे भारतीय स्वदेश वापसी करेंगे। शिकागो, लंदन, वॉशिंगटन, ढाका, कुवैत, सिंगापुर, दुबई, मनीला और जेदा से भारतीय अपने वतन लौटेंगे। दुबई से 2 विमान वापस आएंगे। इनमें से एक दिल्ली और एक अमृतसर में उतरेगा। तो कुवैत से विमान भारतीयों को मुंबई और कोझिकोड लेकर पहुंचेगा। इसके अलावा लंदन से भी 2 विमान मुंबई और दिल्ली उतरेंगे। मंगलवार को विमान कुआलालंपुर, मनीला, सिंगापुर और दुबई से भी देर रात भारतीयों को लेकर लौटे हैं। Last month I was diagnosed with appendicitis and appendicular carcinoma. I got 2 surgeries done in Kuwait, but I need further chemotherapy treatment, which is currently closed in Kuwait. So I am really thankful to the Indian government to allow me to travel back to my home country so that I can get my medical treatment further. And I am all equipped with all the protective measures that I can take. And I see here at the airport that the Indian embassy officials are helping the crowd very nicely, and everything is very smooth and well controlled. I hope and pray that everyone is safe and sound, and please pray for me that I reach my home country in a very safe condition. I'm a medical student. I would like to thank the Government of India, Ministry of External Affairs, Health Welfare, and special regards and special thanks to Prime Minister for taking this step and evacuating us. We are really grateful. वंदे भारत मिशन का पहला चरण 7 मई से 13 मई तक का था, तो दूसरा चरण 16 मई से शुरू होकर 22 मई तक चलेगा। पहले चरण के दौरान 12 देशों से 64 उड़ानों और 2 जहाजों के जरिए करीब 15,000 भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि संसदीय प्रणाली में उच्च सदन ने अपनी ऐतिहासिक भूमिका को निभाते हुए अपना योगदान साबित किया है। राज्यसभा की पहली सभा की 68वीं वर्षगांठ के मौके पर सभापति ने द हिंदू के लिए लिखे आलेख डू नंबर्स मैटर्स इन राज्यसभा और फेसबुक में राज्यसभा के ऐतिहासिक योगदान और उसके सामने की चुनौतियों का पूरा लेखा जोखा दिया। वहीं बीते दशकों में अवरोधों को लेकर भी उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये बेहद जरूरी है कि सभी हितधारक इस ओर ध्यान दें। सभापति राज्यसभा एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि उच्च सदन में करीब 39 सालों तक विपक्षी सांसदों की संख्या अधिक होने के बावजूद बेहतरीन विधायी कामकाज हुए। उच्च सदन की अब तक हुई कुल 5,472 बैठकों में 3,857 विधेयक पारित हुए। सभापति ने कहा कि राज्यसभा का चुनाव और कार्यकाल लोकसभा से भिन्न होता है। लोकसभा में बहुमत होने के बावजूद कई बार राज्यसभा में उसके सामने संख्या बल की चुनौती रही है। 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक के बाद से अब तक
68 सालों में राज्यसभा में सरकारों के पास केवल 29 साल बहुमत रहा, जबकि 39 सालों तक वो अल्पमत में रही। फिर भी उच्च सदन ने बेहतरीन कामकाज किया। सभापति ने कहा कि मौजूदा सरकार के पास भी उच्च सदन में पर्याप्त संख्या बल न होने के बावजूद जीएसटी, 3 तलाक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के साथ नागरिकता संशोधन जैसे ऐतिहासिक विधेयकों को पारित किया गया। लेकिन उच्च सदन की कार्यवाही में बाधा पैदा करने की बढ़ती प्रवृत्ति और कामकाज के घंटों में कमी और उत्पादकता को लेकर सभापति ने चिंता भी जताई। अरविंद सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।